Hello students, here we are again with our new topic from Forest and Wildlife Resources with the topic that is case based study question answer and paragraph question answers. बेटा इस क्लास में मैं केस स्टडी भी करेंगे और साथ साथ कुछ पैराग्राफ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे हमें ये पता लग जाएगा जो हमारी केस स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर हम पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे इसमें डायरेक्ट आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, बाकी वो आपको केस स्टडी जैसी ही होगी बिल्कुल सेम टू सेम। तो इससे आपको फायदा ये होगा कि अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को निकालना सीख जाओगे तो आप किसी भी केस बेस्ड स्टडी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन आंसर जो पैराग्राफ से रिलेटेड है हम वो पढ़ेंगे। दैट इज पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आंसर जहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, उसके अलावा आपको सारा बिल्कुल सेम टू सेम वो आपकी केस स्टडी जैसा ही होगा। ये आपको हेल्पफुल बेटा आपके जो क्वेश्चन आंसर करते हो ना फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में उसमें भी हेल्पफुल रहेगा और उसके अलावा ये आपको केस स्टडी भी बिल्कुल सोल्व होगी। सबसे पहले मैं आपको एक केस स्टडी करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको आगे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पर लेके जाऊंगा कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आंसर कैसे हो सकते हैं और ये हमारे केस स्टडी में कैसे हेल्प कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए केस स्टडी वन, जैसा कि मैंने लास्ट चैप्टर में जब आपको बताया था, जब भी केस स्टडी को सोल्व किया था कि सबसे पहले एक बार हम पूरी केस स्टडी को रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेने का मतलब होता है कि एक बार उसका 40 टू 50% तक उसका आइडिया मेरे को लग जाता है और जब भी मैं केस स्टडी का कोई क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा तो मेरे को फटाफट मेरा दिमाग वहीं पे जाता है कि मेरे को ये आंसर उस लाइन में या उस पैराग्राफ के वहां आसपास मिलेगा, जिससे आपका टाइम भी बचता है और आपके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही रहते हैं। क्योंकि केस स्टडी सब सोल्व कर लेते हैं, सबसे मेन होता है कौन कितना समय लगाता है, कितना टाइम लगाता है इसके ऊपर, वो भी यहाँ पे मेन चीज जो है वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी नंबर वन। देखिए इसको पढ़ते हैं स्टार्टिंग में और देखते हैं इसमें से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। In 1960 and 1970, conservationists demanded a national wildlife protection program. The Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972. ध्यान से देखिए बेटा क्या है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज implemented in 1972 with various provision for protecting habitats. किसके लिए 1972 में आया था? वेरियस प्रोविजंस आए थे फॉर प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट्स एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड। द thrust of the program was toward protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats, and restricting the trade in wildlife. Subsequently, central and many state governments established national park and wildlife sanctuaries, about which you have already studied. Means national parks and wildlife sanctuaries are established by the government. The central government also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened. That is, several projects were announced by the government for the various threatened animals, including the tiger and the one-horned rhinoceros, the Kashmir stag and hangul, three types of crocodile, freshwater crocodile, saltwater crocodile, and the khadial and the Asiatic lion, and others. Most recently, the Indian elephant, the black-buck chinkara, and the great Indian bustard and the snow leopard etc. have been given full partial leg protection against hunting and trade throughout the India. तो बेटा इसमें हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट था वो आया था 1972 में। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में दिया गया है, चाहे वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन इससे आपको केस स्टडी सोल्व करना तो आ ही जाएगा कि किस तरीके से मैं केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को कर सकता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, विच एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। तो आपको अलग से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि मेरा कौन सा एक्ट आया था जो 1972 में आया था। एनवायरमेंटल एक्ट नहीं था, फॉरेस्ट एक्ट नहीं था, इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं था, वाइल्ड लाइफ एक्ट था, जो कि आपका सेकंड लाइन में हमने देख लिया था इंडियन वाज इम्प्लीमेंटेड इन द 1972 में आया था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डिमांडेड द नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। देखो यहाँ पे ये हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा बेसिक से पढ़ा है, तो यहाँ पे ये हमारा आया था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर क्या क्या है, पॉलिटिशियंस नहीं थे, कंजर्वेशनिस्ट थे, फोर्स्ट ड्वेलर्स नहीं थे या कॉमन मासिस के नहीं थी, बल्कि जो कंजर्वेशनिस्ट थे उन्होंने हमारी एक मांग की थी, किसकी, हमारे फॉरेस्ट के लिए। ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा है। विच एनिमल, देख लीजिए इसका आपने आएगा
ऑल इंडिया इसमें शायद कंजर्वेशनिस्ट के बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन इसके आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए बेटा। नहीं, आ दिया गया है बेटा, स्टार्टिंग में ऊपर देखिए 1960s एंड 1970 कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। जो आपकी स्टार्टिंग वाली लाइन थी वहां से आया क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका सेकंड लाइन से आया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच एनिमल हैज रिसेंटली फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन थ्रू आउट द इंडिया। देखिए सीधा जाना चाहिए आपको, इनको देखो, पार्शियल एंड लीगल प्रोटेक्शन आपको यहाँ दिखाई दे रही है अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट द इंडिया, एंड विच आर द इंडियन एलिफेंट, द ब्लैक बक चिंकारा also called as चिंकारा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन एंड द स्नो लेपर्ड एटसेट्रा। तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, इंडियन एलिफेंट तीनों में है, चलो ठीक है तीनों ही हो सकते हैं। बंगाल टाइगर, यहाँ पे एक बार देखिए, यहाँ पे जो था बेटा वो था इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ब्लैक बक, देखिए जैसे ही यहाँ पे ब्लैक बक आता है, यहाँ पे देखिए ये ब्लैक बक आपका आ गया, तो ये तीनों ही तीनों ऑप्शन यहाँ पे कट जाते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड स्नो लेपर्ड। इन सबको क्या दिया गया था बेटा, इनको हमारी गवर्नमेंट ने लीगल प्रोटेक्शन दिया था। लीगल प्रोटेक्शन का मतलब अब ये एनिमल किसके प्रोटेक्शन के अंडर हैं, ये हमारी गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन के अंडर आते हैं। अब आगे देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीसीज। अब देखिए किस किसके लिए आया था बेटा, देखो इनमें से एक तो पक्का था, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए इनके लिए था, क्या क्या नाम था, विच है, देखो सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द स्पेसिफिक एनिमल्स विच आर ग्रेवली थ्रेटन इंक्लूडिंग द टाइगर, एक तो था क्या, टाइगर था। वन हॉर्न राइनोकोस था, बार बार आपका चैप्टर में आ रहा है। द कश्मीर स्टैग था बेटा, जिसको मैंगोल भी बोलते हैं, और 3 टाइप्स के क्रोकोडाइल्स थे। तो यहाँ पे क्या क्या बोला, इसने क्या बोला बेटा, देखो यहाँ पे देखिए इसमें द इंडियन एलिफेंट, एशियाटिक लाइन, गंगेटिक डॉल्फिन बोल रहा है और बंगाल टाइगर बोल रहा है, नहीं। यहाँ पे देखिए पढ़िए एक बार इसको, the central government announced several projects to are protecting specific animals like one-horned rhinoceros, Bengal tiger, घड़ियाल, एशियाटिक लाइन एंड अदर। देखो एक तो एशियाटिक लाइन है, एक घड़ियाल भी है उसमें, तो देखिए एशियाटिक लाइन भी आपको मिलना चाहिए और घड़ियाल भी मिलना चाहिए आपको। देखिए एशियाटिक लाइन, देखो क्या क्या थे, टाइगर भी था, एशियाटिक लाइन भी था और घड़ियाल भी था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो डॉल्फिन उसमें नहीं थी तो गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वल्चर के बारे में आएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कौन कौन थे, एक तो हमारा था क्या, घड़ियाल के लिए था, सेकंड वन किसके लिए था, टाइगर के लिए था। उसके बाद क्या था बेटा, उसके बाद हमारा था एशियाटिक लाइन था, जिसके लिए हमारा वो प्रोटेक्शन के लिए लीगल प्रोटेक्शन जिसको दी गई थी। तो ये थी बेटा आपकी केस स्टडी जो बहुत ही सिंपल थी। लेकिन यहाँ से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप नॉलेज को अपनी को अच्छा करना चाहते हैं जिस ताकि आपकी हेल्पफुल, इनके साथ साथ आपके क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाए, तो केस स्टडी तो करनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। ये बात, ये आपका जो फैक्ट है बिल्कुल अलग है कि प्रैक्टिस के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसकी केस स्टडी भी आपको करवा दी कि जिसमें सिंपली आपको यहाँ पे सिंपली क्या दिया होगा, एक क्वेश्चन होगा और उसके नीचे ऑप्शन होंगे। लेकिन उससे अच्छा ज्यादा रहता है बेटा आपका जो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं और क्वेश्चन आंसर की भी नॉलेज ज्यादा आपकी अच्छी हो जाती है, वो हो जाती है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। पैसेज बेस्ड का मतलब क्या है, ये समथिंग लाइक केस स्टडी के जैसे ही होते हैं। इनमें होता क्या है कि एक केस स्टडी की जगह, जैसा एक केस स्टडी में पैराग्राफ होता है, वैसा ही आपको एक पैराग्राफ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद इन क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे पहले देखो केस स्टडी में और एक पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर में क्या डिफरेंस होता है उसको जान लेते हैं। एक केस स्टडी है और एक पैराग्राफ है, दोनों सेम होते हैं, दोनों एक सेम ही होते हैं बस। इसके बाद इसमें भी क्या होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है, इनमें क्वेश्चन आंसर्स के क्या मिलते हैं आपको, यहाँ पे आपको इनके ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन पैराग्राफ जो होता है बेटा उसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। ये बात का ध्यान रखना होता है। इसमें आपको सीधे क्वेश्चन का क्या लिखना होता है बेटा, आंसर लिखना होता है। ये समथिंग लाइक जैसे इंग्लिश में कंप्रीहेंशन होता है ना, उसके जैसा होता है। तो ये तो आपको आना चाहिए भाई, आपको ऑप्शंस की जरूरत क्यों है जब आपने पैराग्राफ को पढ़ लिया है। तो ये आपकी देखो पैराग्राफ अगर आप करोगे तो इसका फायदा आपका क्या हो जाएगा, इससे आपकी केस स्टडी भी स्ट्रांग होगी और इसके साथ साथ आपको जो क्वेश्चन आंसर आपको लिखने होते हैं वो भी स्ट्रांग होंगे।
उसके साथ साथ आपको जो असर्शन और रीजन के जो फैक्ट मिलते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे। दैट्स वाई हमें किसको करना चाहिए, केस स्टडी के अलावा हमें पैराग्राफ को करना चाहिए। आइए चलते हैं पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं क्या दिया गया है। द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड। जो बायोलॉजिकल लॉस हमारा जो हो रहा है इसको मैं समझाऊंगा आपको साथ साथ। स्ट्रांगली कोरिलेटेड होता है बेटा किसके साथ, लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। बार बार बातें रिपीट हो रही हैं, किसका लॉस हो रहा है, कल्चरल डाइवर्सिटी का। सच लॉसेस हैव इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड एंड इम्प्रोविज्ड मैनी इंडाइजीनियस एंड अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज। देखो इनका इस्तेमाल आप क्वेश्चन आंसर में भी तो करते हो इस लाइन का, जो कि दो वर्ड यहाँ पे आए हैं। एक तो आया कौन सा, मार्जिनलाइज्ड, अरे कौन सा है बेटा, इंडाइजीनियस, इंडाइजीनियस। सेम टू सेम इनका इस्तेमाल आप क्वेश्चंस में करते हो जब भी बात आती है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कम्युनिटी डाइवर्सिटी का लॉस एंड व्हाट इज द लॉस इन द एनवायरनमेंट में। अगर आपका लॉस हुआ है तो उसका इफेक्ट आपकी कम्युनिटी के ऊपर कैसे, सेम टू सेम यही लाइंस आप लिखते हैं। वो डायरेक्टली देखो ये आगे वही सेम आ रही है, ऐसा लगता है ये क्वेश्चन का आंसर उठा कर दे दिया है। वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉर फूड। हमने क्वेश्चन आंसर में पढ़ा है ये सब कुछ। फॉर ड्रिंक हो गया, मेडिसिन हो गया, कल्चर हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया। विद इन द पुअर वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन, ये भी हमने पढ़ा है। इन मैनी सोसाइटीज वुमेन आर बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल एंड फोडर एंड वाटर एंड अदर बेसिक सब्सटेंसेस ऑफ नीड। तो यहाँ पे देखो हमने दूसरी जो कल्चर से रिलेटेड पढ़ा है, हमने किन के बारे में पढ़ा था, कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा था। कम्युनिटीज की बात भी आई थी। अब उसके बाद हमने एक अगला किस किसका पढ़ा था बेटा, वुमेन्स का भी पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था पुअर और रिच का गैप कैसे रहता है, इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ा था। तो तीनों चीजें हम पढ़ चुके हैं ना पीछे। तो एक पैसेज बेस में वही है कि आपको एक ऊपर आपको एक बिल्कुल दे दिया गया है कि एक पैराग्राफ जिसमें से आपको आंसर मिलने वाले हैं। अगर आप इसमें से आंसर ढूंढोगे ना तो इसका मतलब एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है। एज दीज रिसोर्सेज आर डिप्लेटेड द डर्जरी ऑफ वुमेन इंक्रीज। डर्जरी का मतलब होता है बेटा जो मेहनत करती हैं, जो उनका हार्ड वर्क होता है ना, जो हार्ड वर्क उसको बोलते हैं कि उनका हार्ड वर्क क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समटाइम दे हैव टू वर्क फॉर more than 10 kilometers to collect these resources. The cause of serious health problems for women and negligence of home and children because of the increased hour of work which often has serious social implications. तो अब देखो नेक्स्ट क्या आया इसके बाद, इसमें क्या आया बेटा, इसमें आया क्या देखो भाई, देखो सबसे पहले वुमेन के ऊपर बात आ रही है। वुमेन क्या करती है, देखो चीजों को फैक्ट्स को जोड़ो। वुमेन क्या करती हैं, जो वोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करती हैं और उसके साथ साथ फ्यूल जो है ना किससे रिलेटेड बेटा, वुड से रिलेटेड, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करती हैं। उसके अलावा अब उनको क्या करना पड़ता है, अब उनको जाना पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंस में। कहाँ पे जाना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस में। जिसके कारण क्या होता है, एक तो उनका हार्ड वर्क क्या होता है, जो जो उनका हार्ड वर्क है ना वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नंबर दो पे क्या है, नंबर दो पे क्या आ जाता है कि उनके हार्ड वर्क के साथ साथ नेग्लिजेंस होता है। क्या होता है बेटा, नेग्लिजेंस होता है। किस किस चीज का नेग्लिजेंस हो जाता है, ना तो वो चाइल्ड को दे पाती टाइम, ना अपने हाउस के वर्क को टाइम दे पाती, जिसकी वजह से क्या होती है बेटा, आपकी सोशल इम्प्लीकेशंस होती हैं। देखो यही लिखा हुआ है सारी चीजों में। बस मैंने क्या किया, एक इंफॉर्मेशन थी ना जो, उसको मैंने ब्रेक कर दिया बस। यही तो तरीका होता है चीजों को समझने का। डेफिनेशन को ब्रेक करके पढ़िए या फैक्ट्स को ब्रेक करके पढ़िए तो आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आएंगी। अब आगे देखिए, द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, ड्राफ्ट आ जाते हैं बेटा, या क्या आते हैं, डिफोरेस्टेशन के कारण इंड्यूस फ्लड आ जाती है। आल्सो हिट द पुअर एंड द हार्डेस्ट। जो क्वेश्चन आया था ना हमारा, जो हमने पढ़ा था किसके रिलेटेड, पोवर्टी से रिलेटेड पढ़ा था, जिसमें क्या थे बेटा, ड्रॉप्स थे। और एक मैंने एक फैक्ट भी बताया था कि 25% जितना रिच व्यक्ति इस्तेमाल करता है उसके मुकाबले 5% ही कौन कर पाता है बेटा, पुअर कर पाते हैं। तो यही तो हमारा रीजन था ना कि हम बोल रहे थे कि डिफोरेस्टेशन से पॉवर्टी वगैरह कैसे आती है, तो इसका ये मेन रीजन था जहाँ पे पॉवर्टी वगैरह आती है। होप करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अगर आप इसको इस तरीके से फॉलो करोगे या कैरी करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेंगी। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन योर लाइफ। देखो लाइफ में फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो बिना पैसेज के भी आंसर दे सकते हो और इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछता है फॉरेस्ट का हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है। फिर दूसरा बताएगा कि फॉरेस्ट का ना जो डिप्लेशन हो रहा है वो डिप्लेशन कैसे हो रहा है। उसके बाद तीसरा पूछेगा
भी फॉरेस्ट को बचाने के लिए हमने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या प्रयास किए हैं, क्या क्या हमने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं जिससे हमारा वो हो जाए। उसके बाद आता है फॉरेस्ट का गरीबों के ऊपर, पुअर के ऊपर या वुमेन के ऊपर या फिर कम्युनिटी के ऊपर किस तरीके से रिलेशन है या इफेक्ट पड़ता है। यही तो मैंने पूरा चैप्टर लिख दिया आपके सामने बेटा, पूरा चैप्टर ही यही है। इसमें चैप्टर से अलावा इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, क्योंकि चैप्टर में पूरा क्या है, फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, फॉरेस्ट में की डिप्लेशन कैसे होता है, फॉरेस्ट को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं और फॉरेस्ट और कम्युनिटी क्या रिश्ता है पॉलिटी का। यही तो है 4 बातें पूरे चैप्टर में। तो इस टॉपिक को एक ही पैराग्राफ बना दीजिए। देखिए इंपॉर्टेंस फॉरेस्ट की हमारी लाइफ में कैसे, देखो यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद वुड, फूड, मेडिसिन और हनी। प्रोवाइड करते हैं नहीं करते हैं, बिल्कुल सही प्रोवाइड करते हैं। दूसरा हैबिटेट बनाते हैं किसके लिए, नंबर ऑफ एनिमल्स के लिए, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। नंबर, अब देखो एनिमल्स के लिए इम्पोर्टेंट मत बोलना यहाँ पे, आपके लिए, क्योंकि एनिमल्स जो हैं उन एनिमल्स के बिना भी आप नहीं सरवाइव कर सकते, क्योंकि आप एनिमल्स के साथ एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं और आप इकोलॉजिकल सिस्टम का सिर्फ एक पार्ट है। और इस इकोलॉजिकल सिस्टम में अपने ओन एग्जिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम को बनाए रखना है। तो अगर एनिमल्स नहीं होंगे तो आप भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे हैबिटेट में। फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन इको, देखो वही बात आ गई, नेक्स्ट क्या बनाते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर फूड चेन, रेन एंड ऑक्सीजन। तो देखो इकोलॉजिकल बैलेंस अगर आया है, देखो इकोलॉजिकल बैलेंस आया है, क्या आया है, इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर इकोलॉजिकल बैलेंस आया है तभी तो उसने साथ में किसका, एयर की बात कर दी, O2 ऑक्सीजन की बात कर दी और वाटर की बात कर दी। अगर बायोलॉजिकल होता तो किसकी बात होती, बस बायोलॉजिकल में सिर्फ किसकी बात होती, लिविंग्स की बात होती। तो इन चीजों को ऐसे ध्यान में रख के आपको पढ़ना होता है बेटा, तो आपको किसकी बात होती, सिर्फ आपके बायोलॉजिकल में लिविंग्स चीजों की बातें होती। अब देखिए आगे, लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी में कैसे हार्मफुल होते हैं बेटा, देखो मैनी इंडाइजिनियस कम्युनिटीज। देखो सेकंड का आंसर है बेटा ये, हाउ डज बायोलॉजिकल लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को रिलेट विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बार बार दिखने को मिल रहा है कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो है ना आपकी, जो आपकी कौन सी डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसका लॉस आपका किस प्रकार से हो रहा है, ये आपको बार बार देखने को मिलेगा कि इसका कैसे रिलेशन है। तो पढ़िए देखिए, अब बार बार वही बात है, many indigenous communities depend on the forest for various component of the forest and wildlife will be increasingly marginalized and impoverished। सीधा क्वेश्चन आंसर में भी आया था, पैराग्राफ में भी आया। अब वर्डों को याद रखिए, वर्डों को याद रखना बेटा, जो आपको एसएस के वर्ड, एक तो क्या याद रखना, मार्जिनलिटी क्या होती है, एक क्या लिखना है बेटा, दूसरा इम्प्रूविस्ट, क्या लिखना है, याद रखना है इम्प्रूविस्ट से रिलेटेड, और एक याद रखना है बेटा इंडाइजीनियस। ये तीनों के तीनों वर्ड आपको याद होने चाहिए जब भी किसकी बात आएगी, कल्चर की बात आएगी ना, कल्चर के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ा है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। वुमेन हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू कलेक्ट बेसिक नेसेसिटीज, इंक्रीज वर्किंग ऑफ आवर्स, दिस कॉज द हेल्थ प्रॉब्लम्स बेटा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं आप, लॉन्ग डिस्टेंस क्यों जाती है, क्योंकि हमारा क्या हो गया है, डिफोरेस्टेशन हो गया। डिफोरेस्टेशन से उनको दूर क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि अब वो क्या नहीं, क्या फ्यूल वुड्स होगी या ड्रिंकेबल वाटर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उनको कहाँ जाना पड़ता है, दूर। और इस इंक्रीज नंबर आवर की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रही है, और हेल्थ प्रॉब्लम के साथ क्या हो रही है बेटा, सोशल इम्प्लीकेशंस भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई उनका भी सोशल इम्प्लीकेशंस भी आ रहे हैं, तो ये इफेक्ट उनका पड़ता है किसके ऊपर, हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर। दूसरा, नेचुरल क्लेमिटी आती है, अब आपकी किसके कारण बेटा, कल्चर कैसे होता है, अब सेवरल ड्रॉट। अब कल्चर का मतलब वही है ना कि हमारे लोगों के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट कैसे पड़ रहा है, तो दूसरा मतलब उसकी वजह से क्या आ रहे हैं, ड्रॉफ्ट आ रहे हैं, या डिफोरेस्ट से क्या आ रही है बेटा, फ्लड आ रही है। तो इसने किसको इफेक्ट डाला बेटा, इसने कम्युनिटीज को भी, और प्योर पीपल जो होते हैं वो ज्यादा इम्पेक्टेड होते हैं। देखो होते तो आपके रिच पीपल्स भी हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ रिसोर्सेज के साथ काम चल जाता है, बिकॉज दे आर पुअर। क्योंकि पुअर का मतलब क्या है, यहाँ पे रिच को और पुअर को मैंने पैसे के उससे नहीं, मैंने किसके उससे देखा है, रिसोर्स की उससे देखा है, कि जो ज्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल करता है वो रिच है, और जो कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है वो क्या है बेटा, आपका पुअर है। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे सारा आपको समझाने की कोशिश की है। नेचुरल क्लाइमेट इज लाइक सेवरल ड्रॉप एंड डिफोरेस्टेशन इंड्यूस फ्लड्स विल इंक्रीज, इफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड पुअर पीपल विल डिप्रीड ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज। उसको क्या नहीं मिलेंगे बेटी, बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिलेंगे बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या नहीं मिलेगा, उसको फूड नहीं मिलेगा, उसके जो उनके एनिमल्स उनके लिए फोडर नहीं मिलेगा, या उसके लिए वाटर वगैरह नहीं होगा, वो जो मेडिसिन का इस्तेमाल करता मेडिसिन नहीं होंगी, या एटसेट्रा, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जो इस पैराग्राफ से रिलेटेड थे। तो इनके ये दो ही क्वेश्चन थे ना, ये जो दो क्वेश्चन थे ना, इन दो क्वेश्चन है ना, आपको क्या क्या सोल्व करवाया इसने, आपको जो क्वेश्चन आंसर के अंदर आप जो अपनी कैपेबिलिटी इस्तेमाल करोगे उनको सोल्व किया, आप जो असर्शन और रीजन में करोगे उनको भी सोल्व किया, उसके बाद जो केस स्टडी में करोगे उनको भी सोल्व किया, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर भी इनका एप्लीकेशन होगा। तो इसीलिए जो पैराग्राफ के क्वेश्चंस है ना, पैराग्राफ के क्वेश्चंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा केस स्टडी से, क्योंकि उससे हम डायरेक्ट आंसर प्राप्त करते हैं और पैराग्राफ से आंसर को ढूंढते हैं। देखो क्वेश्चन आंसर तो आप ढूंढते हो केस स्टडी में भी, लेकिन केस स्टडी में इतना मजा नहीं आता क्योंकि उसमें अलग से हमें क्या दिख जाता है, ऑप्शंस दिख जाते हैं, तो इसलिए हमें अच्छा से तैयारी नहीं हो पाती। तो वो तैयारी हमारी किससे होती है बेटा, पैराग्राफ से होते हैं। तो इसीलिए जो ये यहाँ मैंने ऊपर इसको केस स्टडी लिखा, ये एक्चुअल में केस स्टडी नहीं बेटा, देखिए आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन से क्वेश्चन है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जो आपने यहाँ पे किए हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये देखिए, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इसको पढ़ते हैं एक बार। इरिगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर दिया है ऑफ मेनी रीजन्स को विद द फार्मर शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। ध्यान रखना बेटा, दो दो स्थान है, एक तो आया बेटा क्या, वाटर इंटेंसिव, और दूसरा क्या आया है, ये आपके आई कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, it has transformed the social and increasing the social gap between the richer and landowner landless. As a result, we can see the dams did create conflict between the people wanting different use and different, देखो क्या बोला, we can see dams did create conflicts करते हैं बेटा, है ना, increasing the social gap between the richer and landowners में हो रहा है बेटा। उसके बाद create between people wanting different uses benefits from the same water resource. In Gujarat, the Sabarmati Basin farmer were agitated and almost caused a riot over the higher priority given to water supply to the urban areas. को ज़्यादा मिल रहा है, और जो यहाँ पे ड्यूरिंग ड्राफ्ट्स के टाइम में और इंटरस्टेट के वाटर डिस्प्यूट हो रहे हैं, यहाँ पे ना वाटर को ना रिसोर्स के रूप में देखिए आप, क्योंकि यहाँ से ना देखो रिसोर्स जब भी मान ले फ्लड आ रही है, क्या आ रही है बेटा, फ्लड आ रही है, फ्लड के टाइम में हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। या एक बात बताइए, जहाँ पे ड्राफ्ट आया हुआ, ड्राफ्ट के टाइम पे भी जरूरत है, क्योंकि ड्राफ्ट के टाइम पे क्या हो रहा है ना, जो रिच है ना, जो उनको तो क्या है वाटर ज्यादा मिल रहा है, और जो पुअर लोग हैं ना उनको वाटर क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो ये भी एक सबसे मेन रीजन है बेटा, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी पुअर और रिच का पर्सन का रिसोर्सेज का मैटर हो जाता है, कि जब दोनों को आवश्यकता किसी चीज की, तो रिच को ज्यादा सेलेक्टिव प्रीमेबल बता रखा है सोर्स के ऊपर। देखिए, हाउ डिड क्रॉपिंग पैटर्न चेंज बाय इरिगेशन, कैसे चेंज हो जाता है, देखो, मैनी फार्मर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है स्विच टू अवर द कल्टीवेशन की तरफ हो जाता है, अगर उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा आ जाते हैं तो। दूसरी बात, जैसे वाटर इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन सी हैं आपकी, जूट, कॉटन, टी है, रादर देन फूड ग्रेन सच एज बाजरा, व्हीट और रागी है बेटा। एनालाइज द स्टेटमेंट, डैम्स क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, तो डैम से क्या होता है, डेट कोज मोर इंटरनल डिस्प्यूट ऑफ द शेयरिंग एंड नॉन शेयरिंग ऑफ वाटर। तो डिस्प्यूट किसकी वजह से होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, एक तो होते हैं आपकी शेयरिंग के कारण। शेयरिंग किसके कारण हो रही है बेटा, अब शेयरिंग में क्या हो रहा है, रिच पीपल को क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, और पुअर पीपल को क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो यही मेन कारण हो जाता है बेटा, शेयरिंग से आपके डिस्प्यूट आ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल ऑफ द एरिया के कारण ये भी दूसरा डिस्प्यूट हो जाता है, क्योंकि एक डैम जब भी बनाया जाता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा एरिया चाहिए, उस एरिया में हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, जो क्या होती है हमारी नेचुरल वेजिटेशन, वो भी खराब होती है। एग्जाम्पल मैंने आपका लिया था यहाँ पे, एक जैसे नर्मदा पर एक प्रोजेक्ट चला हुआ है, जिसकी वजह से 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की वेजिटेशन, ये हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट है ना, वो अंडर वाटर चले जाएंगे, क्या चले जाएंगे, बिल्कुल अंडर के वाटर चले जाएंगे, दैट इज ए लॉस। आगे, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनाइजेशन, देखो क्या बोला है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरिगेशन ऑफ सोइल इन सोशल लैंडस्केप में, तो क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग, सैलिनेशन ऑफ सोइल इन कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द इरिगेशन, ये हमारे कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो इरिगेशन से रिलेटेड है। तो ये थे बेटा बेटा आपके कुछ रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चन और कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस। अब इसके बाद देखो, यहाँ तक हमने जो अभी इस चैप्टर नंबर सेकंड में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में जो पढ़ा है, मैंने उसके बारे में बता देता हूँ। मैंने चैप्टर वाइज में सबसे पहले हमने इसकी कुछ वीडियोज को किया, जिस वीडियोज में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई इसके बारे में। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट करना है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट क्यों करना है, क्योंकि डिप्लेशन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है, डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है। इसके क्या बताया मैंने आपको, रीजन बताया।
उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया बेटा, क्लासिफिकेशन करवाया। किसका क्लासिफिकेशन करवाया बेटा, मैंने आपको फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन करवाया। दूसरा मैंने आपको बताया हम कितने रिच हैं, किसमें, फ्लोरा और फौना में हम कितने ज्यादा रिच हैं। तो उसके बाद आपका क्या आया, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट आया। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के साथ मैंने आपको एक प्रोजेक्ट भी करवाया जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, के बारे में बताया। और लास्ट में हमने क्या किया, हमने किया हमारी जो कम्युनिटी है और वो कम्युनिटी हमारा कंजर्वेशन कैसे करती है और उसके ऊपर डिफोरेस्टेशन का इफेक्ट कैसे पड़ता है। उन सब बातों के बीच में कुछ मिक्स मिसलनेस आया कि हमारा कल्चर जो है वो कैसे अफेक्टेड होता है। कल्चर हमारा अफेक्टेड कैसे होता है, किसके कारण बेटा, फॉरेस्ट के कारण कैसे अफेक्टेड होता है। इन सब बातों के बारे में भी हमने पढ़ा। अब उसके बाद हमने किए क्या बेटा, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन किया। एनसीईआरटी का क्या किया, हमने सॉल्यूशन किया। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बाद हमने कौन से क्वेश्चंस किए, बोर्ड के क्वेश्चंस किए। बोर्ड के क्वेश्चंस करने के बाद मैंने क्या करवाया आपको, असर्शन और रीजन करवाया। असर्शन रीजन के बाद मैंने क्या करवाया आपको, केस स्टडी के बारे में बताया। केस स्टडी के बाद आज हमने क्या किया बेटा, पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आंसर किया, जो किससे रिलेटेड थे बेटा, पैराग्राफ से रिलेटेड थे। ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 2। ये अगर आपने अच्छे से किया है तो आप कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप चैप्टर नंबर 2 को कभी भी भूल पाओगे। तो इस तरीके से इसी पैटर्न पे आपका मैं अब अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपका लेके आने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3, दैट इज वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के बाद जो हमारा होगा वाटर रिसोर्सेज क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, वीडियो जो आएंगी आपकी जो स्लाइड्स होंगी हमारे चैनल पे, ये स्लाइड्स हम करेंगे ए टू जेड, बिल्कुल ए टू जेड जो आपका सिलेबस से रिलेटेड है वो सारा हम करेंगे आपके वाटर रिसोर्सेज में। और उसके बाद हम करेंगे इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कहाँ के, बोर्ड के। यहाँ से आपकी कंप्लीट तैयारी हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कोई भी कसर ना छोड़ने के लिए हम आपके आगे करवाएंगे असर्शन और रीजन। असर्शन रीजन के बाद हम करेंगे केस स्टडी बेस्ड, और केस स्टडी बेस्ड के बाद हम करेंगे वही पैराग्राफ। यही आपका पैटर्न पूरी की पूरी एसएस में रहने वाला है। तो इस तरीके से बेटा आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। That is the end of the chapter number 2, that is forest and wildlife resources, and I hope you understand well from the videos and the questions and the case study based etc. आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बावजूद अगर आपको कोई भी कुछ भी अगर कमी लगी हो जो हमें सुधार करना चाहिए वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं हर एक वीडियो के कमेंट जरूर देखता हूँ। अगर किसी बच्चे ने कमेंट किया हो तो उसके आधार पर मैं, अगर आप चाहते हैं कि किसी ज्योग्राफी के अलावा किसी दूसरे टॉपिक हैं उसकी पहले वीडियो आनी चाहिए, ज्योग्राफी को बाद में करें, तो हम इनको टाइप में बांट सकते हैं बेटा। पहले आधी ज्योग्राफी को कर लेंगे, उसके साथ साथ हम दूसरे एसएस को कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री वगैरह, तो आप मेरे को बता सकते हैं। नहीं तो पहले हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे और अब हम थोड़ा सा जल्दी से अपनी पेस को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये इतने ज्यादा टाइम का नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी होने के लायक सिलेबस है जिसमें टाइम बहुत कम लगता है। और टाइम कम लगने का मतलब क्या होता है बेटा, बस आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए। क्योंकि आप अगर सिर्फ जैसे आप साइंस और मैथ्स करते हो, इंग्लिश करते हो, ऐसा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो करने के बाद इसको आप भूलते नहीं है, बिकॉज इट इज टोटली रिलेटेड टू योर डेली लाइफ। ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होता है। एंड सेकंड चैप्टर जो हिस्ट्री का आता है दैट इज द फैक्ट्स व्हिच आर हैपेंड, जो आपके ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके हो चुके हैं, आपको सिर्फ उनको लर्न करना है। और आपकी एसएस, जैसे आपका साल स्टार्ट हुआ है, या आने वाले 2 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना होता है इसमें। तो उसके बाद आप दूसरे जो मेन सब्जेक्ट है उनके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, जैसे साइंस वगैरह है या मैथ्स वगैरह है, तो उनके ऊपर आप इसका ध्यान दे सकते हैं। तो इसलिए हम अगले थोड़ा सा अपना पेस को हम बढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 से, वाटर रिसोर्सेज से। आशा करता हूँ आपको सेकंड चैप्टर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके नए चैप्टर दैट इज वाटर रिसोर्सेज के साथ और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।